हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा फिर से हम 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं मैथ्स के। हर बार की तरह इस बार भी हम अपलोड कर रहे हैं शीट 3 इस वीडियो में। ठीक है, हम देखेंगे बेस्ट एंड बीस्ट अप्रोच, और बेस्ट एंड बीस्ट अप्रोच में आपको बार बार बताता हूँ कि हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देखनी है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। अब कई लोग पूछते हैं कि भैया हमें तो सीधा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का कोई ना कोई फायदा है, तभी आप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आप बताते रहते हो। लेकिन फायदा क्या है इस चीज का, ये तो बता दो हमें एक्चुअल में है क्या ये। तो भाई देखो यार, जब मेन पेपर देने जाओगे ना तो मेन पेपर में सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखते ही आपके माइंड में हिट करेगा। चाहे आप कौन सा भी कोई सा भी कॉन्सेप्ट जानते हो, लेकिन आप जान के और क्वेश्चन को निपटा दोगे 1 मिनट में, 2 मिनट में, जो भी है। लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जिनमें थोड़ा सोच के आप कर पाओगे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में से मात्र कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिसमें आप स्ट्रक होंगे। थोड़े बहुत आपका माइंड, आपको सोचना पड़ेगा उस चीज में। तो उस क्वेश्चन पे, जब जिस क्वेश्चन पे आपको सोचना है और जिस क्वेश्चन पे आपका माइंड हिट हो गया तुरंत, तो जिस क्वेश्चन पे आपको माइंड तुरंत हिट कर रहा है, तो एटलीस्ट उसमें तो आप शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाने का प्रयास करो। उसमें तो आप शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाने का प्रयास करो। तो हमने क्या है कि हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब यह है कि हमें कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच देखनी है। सॉरी फॉर दिस। हमें कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच देखनी है यदि कोई पॉसिबल है तो। ठीक है, मैंने इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए ज्यादातर रेफर करा है सीजीएल 2017 के पेपर को, क्योंकि 2017 का जो पेपर था ना, वो एसएससी के इतिहास में सबसे बेस्ट पेपर था, सबसे बेस्ट पेपर था। ठीक है, इसमें ही मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, सारे कुछ भी बता दूंगा मैं आपको, है ना। दूसरा चीज ये कि आपको ये तो देखना ही है। मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे ही एक सीरीज चला रखी ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट सीरीज। ठीक है ना। तो मैंने चला रखी है ये, डे 1 और डे 2 मैंने अपलोड कर दिया है। डे 1 में मैंने जो है ट्राइंगल के बेसिक्स लिए थे, सिमिलैरिटी, एमपीजी। तो एमपीजी का कई क्वेश्चंस में हम देखेंगे इसको। इस बार मैंने एक क्वेश्चन लिया भी है इसमें कि हम कई जगह यदि सिमिलैरिटी का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एमपीजी यूज कर दें। एमपीजी यूज कर दें हम, तो वहां पे हमारा आंसर कैसे आएगा। तो हमारा ये चैनल है इजी मैथ्स अड्डा, आप इस पे जाके सर्च कर सकते हो कि हमने ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज बना रखी है, ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो, और मैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लेट O be the center of the circle and AC be its diameter. BD is a chord intersecting AC at E. Point A is joined to B and D. If BOC is equals to 50 डिग्री and AOD is equals to 110 डिग्री, देन BEC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही करा दिया था, लेकिन आप दोबारा देख लो कि भाई आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो हमारे पास एक ये है और मेरे पास AC एक डायमीटर दिया हुआ है। मैंने ये सपोज करो कि मैंने ये AC डायमीटर मान लिया, और ये मेरे पास कोई पॉइंट है O, है ना, जो इसका केंद्र है। अब मेरे से कह क्या रहा है कि BD इज अ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग AC एट E। BD इज अ कॉर्ड, BD हमारे पास कोई कॉर्ड है, ठीक है, जो इसको E पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमसे कह रहा है पॉइंट A इज जॉइंड टू बी एंड डी। पॉइंट A इज जॉइंड टू बी एंड डी। देखो भाई, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखा करो, है ना। ये हमारे पास ए एंड डी से जोड़ दिया हमने। कौन बीओसी की वैल्यू दी हुई है मेरे को, कौन बीओसी की वैल्यू मेरे को 50 डिग्री दी हुई है यहाँ पे, है ना। ये मेरे पास 50 डिग्री है। कौन एओडी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, कौन एओडी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बीईसी का वैल्यू निकालना है, मेरे को इसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड फाइंड करोगे बताओ। भाई मेरे पास जब सेंटर पे बना हुआ कौन दे रखा है, तो मेरे को एक तो वो कॉन्सेप्ट तो लगाना ही है। मैंने बहुत अच्छे से अपने जो है सर्कल डे 2 की वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो सर्कल डे 2 वीडियो। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड करा है। ठीक है, तो यदि देखो ये हमारे पास सेंटर पे बना हुआ कौन 50 डिग्री है, यदि मैं इस आर्क को बना लूं बीसी आर्क द्वारा, तो बीसी आर्क द्वारा सेंटर पे कितना हो रहा है, सेंटर पे मेरे पास 50 डिग्री हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास 25 डिग्री है, ये मेरे पास 25 डिग्री है। अब देखो,
ये मेरे पास क्या था, ये एसी मेरे पास एक व्यास था, और व्यास वाले में हमारे पास एक ये बनता है कि हमारे पास जो सेमी सर्कल में बना हुआ कौन कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी कि मैं यहाँ से यहाँ तक यदि मैं चेक करूँ तो मेरे पास ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा ये मेरे पास 90 डिग्री है। और जब ये मेरे पास 90 डिग्री है, और आपको यहाँ से एक चीज और आराम से दिख रही होगी बहुत, कि यदि ये मेरे पास 110 डिग्री है इस वाले जो आर्क द्वारा, एडी आर्क द्वारा, यदि सेंटर पे 110 बन रहा है, तो हमारे पास ये कितना होगा, ये मेरे पास 55 होगा यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे पास 55 होगा। तो मैं यानी कि यहाँ से ये क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास कौन सीबीई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, कौन सीबीई की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 90 माइनस में 55 यानी कि 35 डिग्री, 35 डिग्री। अब ये मेरे पास कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब जब मेरे पास, अब मैं इस ट्राइंगल को सर्च कर रहा हूँ, देखो इस वाले ट्राइंगल को, ए बी ई ट्राइंगल को देखता हूँ मैं, है ना। ए बी ई में ये 25 है, ये मेरे पास पूरा 90 है, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 65, 65, है ना। या फिर हम सीधा सीधा यदि देखें तो मेरे पास देखो ये 25 है, ये मेरे पास 55 है, तो हमारे पास जो इसका ये एक्सटीरियर ही तो है, ये हमारे पास बीईसी एक्सटीरियर ही तो है, तो एक्सटीरियर हमारे पास कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। या फिर आपको यहां तक भी समझ में नहीं आया तो देखो ये 25 डिग्री है, ये हमारे पास 65 है, तो 65 और 35 कितना हो गया, 65 और 35 100 हो गया, ये हमारे पास दोबारा से 80 आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्योंकि सर्कल हमारा है ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में शामिल है ज्योमेट्री की में, सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यही कहूंगा कि भाई ज्यादातर एग्जाम में अंदर जो क्वेश्चन पूछता है ना वो यहाँ से ही पूछता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द रेक्टेंगल इज कट ऑन इट्स फोर वर्टिसेस सच दैट द रिजल्टिंग फिगर इज ए रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन यानी कि जिसमें 8 साइड्स होंगी, 8 साइड्स होंगी, बंद आकृति होगी चतुर्भुज के समान ही, लेकिन 8 साइड्स होंगी उसमें, है ना। 8 साइड्स होंगी और सभी की सभी इक्वल रहेंगी, इक्वल साइड्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अब आपको तुरंत थोड़ा दिमाग में सोचते ही आपको एक बार ये आना चाहिए ना, जैसे मेरे पास कोई रेक्टेंगल था, ये तो ये मेरे पास क्या था, रेक्टेंगल था। और रेक्टेंगल कैसी आकृति होती है, रेक्टेंगल हमारे पास जो है सिमेट्रिक आकृति होती है, सिमेट्रिक आकृति होती है ना। ठीक है, तो यदि मेरे को यहाँ पे अब एक बात बताओ कि मैंने यहां से काटा, मैंने यहां से यदि काटा इसको, लेकिन मैंने काट के बनाया तो कुछ ऐसे ही ना, ऑक्टागन बनाना है मेरे को, ऑक्टागन। तो मेरे पास यहाँ से ऐसे ही तो बनेगा, यहाँ से मेरे पास ऐसे ही तो बनेगा वन, ये मैंने ऐसे मिलाया, और ये मैंने ऐसे मिलाया, और ये मेरे पास ऐसे हो गया। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे, ये मेरे पास ऑक्टागन बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं, और आठों की आठों इक्वल रहेंगी, यानी कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए ए। अब जब ये ए है और ये हमारे पास 8 था, तो मेरे पास जब ये सिमेट्रिक आकृति है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास 8 माइनस में a/2 है, ये भी मेरे पास 8 माइनस a/2 है, ये भी मेरे पास 8 माइनस a/2 है। ऐसे ही मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास 6 माइनस a/2 है, ये मेरे पास कितना है, 6 माइनस a/2। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 8 - a/2, 8 - a/2, 8 - a/2, 8 - a/2 लिख सकता हूँ ना। तो ऐसे हम सारी भुजाओं को तो मैं आपके सामने अंकित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे एक चीज बताइए कि यहाँ पे हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्या। भाई जो वर्टिसेस पे कौन बनते हैं आयत के, रेक्टेंगल के, तो वो 90 डिग्री के रहते हैं ना, 90 डिग्री के। तो मैं यहाँ से क्या देख पाया कि मेरे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू है ना, वो मेरे पास कितनी है, 8 माइनस में a/2 का होल स्क्वायर, प्लस में 6 माइनस में a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 64 माइनस ए स्क्वायर, प्लस में 36 माइनस में ए स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर करो भाई इसको, प्लस में ए स्क्वायर, और माइनस में 16 इधर से आना है, और माइनस में 12 इधर से आएगा, यानी कि 28 हो गया हमारे पास। ठीक है, अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब मैं पूरा जब सॉल्व करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, तो मेरे पास देखो 2a स्क्वायर, यहाँ से 2a स्क्वायर को मैं इधर ले गया। ठीक है, ये मेरे पास 100 माइनस में 28 है, यानी कि मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर, 1 सेकेंड मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस में 14a माइनस में ये कितना हो गया मेरे पास 100 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हम यहाँ से ए की वैल्यू श्रीधराचार्य फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते क्या आप, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, ए बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, माइनस में 4ac। देखो यार ये जब हमने 100 से काट दिया तो मेरे पास ये 50 ही तो बचा, माइनस में 4ac करा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 200, अपॉन में ये कितना रहेगा मेरे पास, 2 तो रहेगा ही, डिवाइड करना ही है उसको 2 से, तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये मेरे पास कितनी बार कट गया,
ये मेरे पास -7 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये मेरे पास कितना है √396, और √396 कितना होता है 36 × 11, 36 × 11। तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ कि मेरे पास कितना आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3√11 है -7, 3√11 है -7। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन? यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखो भाई, कभी भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे पास ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया डिसऑनेस्ट डीलर से। डिसऑनेस्ट डीलर वाला मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दूं आपको थोड़ा सा, कि डिसऑनेस्ट डीलर में हमारे पास जो है वो प्रॉमिस कुछ और करेगा, वो सेल कुछ और करेगा हमें, उसने खरीदा कुछ और था लेकिन बेच कुछ और रहा है। जैसे कि उसने 1000 ग्राम खरीदा था लेकिन वो 1000 ग्राम का शो करके हमको सिर्फ 950 ग्राम दे रहा है। तो हमारे पास ये डिसऑनेस्ट डीलर क्वेश्चन हैं। और मतलब मैं बात करूं तो सीजीएल 2023 में बहुत फेमस रहे हैं, CHSL 2023 में, मैं सीपीओ 2023 की बात करूं तो बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है इसमें से, बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। इसीलिए मैंने इस पे वीडियो भी अपलोड कर दी है, वीडियो अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल। मैं उसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? अब मेरे पास यहाँ पे सीधा सीधा सा देखो कि सुधीर सुधीर क्लेम्ड टू सेल हिज आइटम एट ओनली 8% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट ही यूज्ड ए बेट दैट हैड 750 ग्राम रिटर्न ऑन इट, थ्रो दो इट actually weighed 720 ग्राम। What was the actual profit percentage by सुधीर? अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताओ कि मेरे पास यहाँ से 8% यानी 25 जो है वो 27 में दे रहा है, 25 जो है वो 27 में दे रहा है, लेकिन मैंने आपको सीधा सीधा लिखना बताया ना, लेकिन हमको दे कितना रहा है वो 750 ग्राम की जगह, वो दे मेरे को 720 ग्राम ही रहा है, 720 ग्राम ही रहा है। अब भैया ये आपने सीधा कैसे लिख दिया, तो मैं आपको बताऊंगा ये चीजें कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअल में ये, जब मेरे पास रेशियो ही तो है, रेशियो ही तो है, और मेरे को इनका सीधा मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो मैं यहाँ से यदि इसको काटूं तो मेरे पास ये देखो, ये 24 बार कट गया, ये मेरे पास 25 बार कट गया, तो 24/25, ये मेरे पास 25 से 25 कटे, यानी 24 ही चीज को 27 में दे रहा है, 24 की चीज को 27 में दे रहा है। कितने का फायदा हुआ, 3 का फायदा 24 पर, यानी कि 1/8, और 1/8 कितना हो जाएगा हमारे पास 12.5%। ठीक है ना? चौथा ऑप्शन और ऐड कर लो इसमें, 12.25%, जो कि हमारा ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन हमारे पास तो 12.5% आ गया। ये तो उनके लिए है जिन्होंने डिसऑनेस्ट डीलर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन बेसिक से कैसे करेंगे, हमने सीधा ये लिखा तो कैसे लिखा, लिखा तो कैसे लिखा, देखो। हमारे पास क्या था कि सुधीर क्लेम्ड टू सेल हिज आइटम एट 8% अबूव, यानी कि वो 25 में खरीदा था उसने, चाहे कुछ भी खरीदा था, लेकिन उसने 25 में खरीदा था, सीपी उसके लिए 25 थी। ठीक है, अब वो कह कितना रहा है कि 750 ग्राम रिटर्न ऑन इट, दो इट एक्चुअली वेड 720 ग्राम। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ से उस सुधीर के लिए 750 ग्राम की सीपी थी ना, 750 ग्राम की सीपी कितनी थी, 25 थी उसके पास। तो मैं यहां से कितना कह सकता हूँ कि 720 ग्राम, 720 ग्राम की सीपी कितनी हो जाएगी मेरे पास, 720 ग्राम की मेरे पास 24 रुपीज हो जाएगी। निकाल के देख लो, 25/750 अपन में 720। तो मेरे पास जब ये कट जाएगा, अब यहाँ पे 24 रुपीज है। भाई उसने जब 720 रुपए का, उसके 720 ग्राम उसको इतने रुपए में पड़ा, 720 ग्राम उसको इतने रुपए में पड़ा, पर वो एक्चुअल में दे कितने में रहा है, कस्टमर को तो वो दे 27 रुपए में ही रहा है ना, कस्टमर को तो वो 27 रुपए में ही बेच रहा है ना। तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो एसपी है वो हमारे पास 27 रुपीज ही है, 27 रुपीज। तो मेरे पास अब भी तो फायदा कितना आ रहा है, 3 का फायदा आ रहा है 24 पे। तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, 1/8, और 1/8 कितना होता है, 12.5%। हमने सीधा बस यही तो लिखना सीख लिया है। आपको यदि अब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखें, और वीडियो को दोबारा से भी नहीं देखना है तो हमारी ये वीडियो को फॉलो करें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ गया कि ए सम अमाउंट्स टू 7562 इन 4 years, ठीक है, एंड टू 8469.44 इन 5 years एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम, when the interest is compounded yearly, if 10,000 at the same rate of interest is borrowed for 2 years, uh, then what will be the compound interest? तो मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो 4 years का ब्याज था, 4 year के बाद अमाउंट ये था उसके पास, लेकिन 5 year के बाद इसके 1 year का ही तो ब्याज लगा है, उस पे 1 year का इंटरेस्ट ही तो लगा है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, जो 1 year का इंटरेस्ट है वो 7562 पे उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, 7562 पे उनको उसको कितना इंटरेस्ट मिला है ये देख लो। यानी कि 7500 से 84 पे गया तो 109, सॉरी मतलब 900, और 900 और 7, यानी कि मेरे पास कितने का फायदा मिला है उसको, उसको मिला है फायदा 907.44, 907। ठीक है, जब मेरे पास यहाँ पे ये 907.44 आ गया है, तो मैं अब यहाँ से कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को? मेरे पास यहाँ पे 907.44 आ गया,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे यदि 10% भी निकालू ना इसका, 756.2 आएगा मेरे पास। यदि मैं इसका 10% भी निकालू तो मेरे पास 756.2 आता है, 756.2। तो मेरे पास 10% से तो बड़ा ही आएगा, 10% से तो बड़ा ही आएगा। यदि मैं इसमें 1% जोड़ू, इसमें यदि मैं इसका 1% भी जोड़ू तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 75.62। 75.62। लेकिन मैं अभी भी कितने पे पहुंचाऊं, ये मैं अभी भी पहुंचाऊं सीधा सीधा कितने पे, 831.82 पे। तो यदि मैं 1% और जोड़ दूं इसका, यदि मैं 1% और जोड़ दूं तो मेरे पास सीधा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने आ गया मेरे पास, आर की वैल्यू 12% आ गई। आर की वैल्यू 12% आ गई। भाई आपको देखते ही पता चलना चाहिए था यहाँ पे कि यदि 10% नहीं बैठ रहा है तो मेरे पास एक्चुअल में, यदि मेरे को 2 से 4 पे जाना है, 2 से मेरे को 4 पे जाना है, तो इंटरेस्ट में 2 से जब 4 पे जाऊंगा तो मेरे पास 12 ही रहा होगा, या फिर मेरे पास 17 रहा होगा। 12 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे दो में, तभी तो मेरे पास यूनिट डिजिट 4 आएगा ना। तो मेरे पास या तो 12 रहा होगा या फिर 17 रहा होगा। तो यानी कि हमारे पास जब इतना बैठ ही नहीं रहा था तो 12 ही ऑप्शन था, आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी कि भाई ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि यदि आपको नहीं बैठता एग्जाम में तो ऐसे निकाल के देखो। ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 12। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 आ गया तो मेरे को 2 साल के लिए जब कंपाउंड करना है, 2 ईयर्स की यदि मैं कंपाउंड करूंगा इसको, तो मेरे पास ब्याज कितना आएगा, ब्याज मेरे पास 25.44% आएगा। तो मेरे पास सीधा सीधा सा आंसर कितना आ गया, 25.44%, 2544 ही तो 2544 ही तो आ गया भाई। 10,000 पे कैलकुलेट करना है, 10,000 पे हम 25.44% निकालेंगे तो मेरे पास यही तो आएगा ऑप्शन। हमने कैसे करा कि 7562 है, इस पे 1 ईयर का ब्याज लग के ही तो ये अमाउंट इतना हुआ है भाई। 4 ईयर्स पहले चाहे कुछ भी अमाउंट था उसके पास, लेकिन जब ये अमाउंट हुआ है उसके पास 8469.44, तो वो तो 4 ईयर्स के बाद ही हुआ है, 1 ईयर में। तो मैं यहाँ से 1 ईयर का ब्याज ही मिलके तो मेरे पास इतना हुआ है। 1 ईयर का ब्याज तो हम शायद सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट से निकालू चाहे कौन से निकालू, बात तो वही है। ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना है इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि भाई कई तो इसे देखते ही छोड़ेंगे मेरे को पता है, कई तो इसे देखते ही छोड़ेंगे मेरे को पता है भाई, बहुत अच्छे से पता है। तो हमको ये देखते ही नहीं छोड़ना है। मैंने आपको ये सीरीज तो पढ़ा रखी है क्वेश्चन में, ये सीरीज तो मैंने बहुत पढ़ा रखी है, शीट 1 में भी अपलोड करी थी मैंने, शीट 1 भी अपलोड करी थी, शीट 2 में भी इसका क्वेश्चन अपलोड करा था इसका। हमको यही तो देखना है, 1 इंटू ये इसका क्या करें। यदि मैं यहाँ से S1 बनाऊं मेरे पास, या फिर P1 बनाऊं मैं यहाँ से, तो P1 मेरे पास क्या बैठ रही, 1 अपॉन में 1 इंटू 4 प्लस में 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस में 1 अपॉन 7 इंटू 10 प्लस में डॉट डॉट डॉट। ये मेरे पास अब 20 टर्म तक है। ये पूरी सीरीज जब मेरे पास 20 टर्म तक है तो मेरे पास यहाँ पे ये 10 टर्म्स तक आएगी, 10 टर्म्स तक आएगी, 10 टर्म्स। तो मेरे पास 10वां टर्म क्या हो, 10वां टर्म मेरे पास यहाँ पे 1 और 4 में 3 का गैप है, 3 का गैप है। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज बता देना आप तुम, कि जब ये 1 से स्टार्ट करा मैंने और यहाँ पे ये कितने तक जाना है, कितने तक जाना है ये जाना है मतलब 10 टर्म तक लेना है ना मेरे को। तो 10वां टर्म यदि मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास 1 4 7, और ये मेरे पास ऐसे चलेगा तो मेरे पास ये कितना टर्म आएगा, 10वां टर्म ये मेरे पास 28 ही तो होगा। और यदि मैं इस पे लेके चलूंगा तो यहाँ से 3 का गैप लेके हम सीधा 31 लिखते हैं इसको। तो मेरे पास यहाँ पे अब ये तो P1 की वैल्यू तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ ना। यदि यहाँ पे 3 का गैप है तो मेरे पास 1/3 इंटू में 1 माइनस में 1/31, मेरे पास ये उत्तर आ जाएगा। कैसे आया, ये आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। क्यों करा मैंने आपको बता भी देता हूँ मैं, जैसे बहुत फ्रेशर्स यदि देखेंगे तो देखो मेरे पास एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। यदि मेरे पास ये है 1/2 into 5, 1/5 5 इंटू में कितना 8 करता हूँ मैं, ठीक है। प्लस में 1 अरे मतलब सीधा यहाँ पे 1/1 into 2, 2 into 3 करो जिससे आपको समझ में आ जाएगा, चाहे मेरे पास कितने ही समय तक जा रहे हैं, 3 into 4। मेरे पास जब ये 1/1 into 2 लिख रहा है ना तो मेरे पास ये लिख रहा है 1 - 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में 1/3। आप करके देख लो, आप करके देख लो। तो हमने बस यहाँ पे ही लिखा है, लेकिन मैं 1 को यदि मैं ऐसे लिखूंगा ना तो मेरे पास ऊपर 3 आएगा, ऊपर मेरे पास 3 आएगा। तो मैं यदि ऊपर और नीचे 3 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये 3 रह जाएगा। ऊपर का 3 यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में 1/4, 1/4 माइनस 1/7, तो मेरे पास ये उत्तर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है हमारे पास दूसरी सीरीज की, दूसरी सीरीज है मेरे पास P2। P2 की वैल्यू है मेरे पास 1/1 इंटू में 3 into 5 प्लस में 1/3 into 5 into 7 प्लस में डॉट 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 करके। अब मेरे पास ये 10वें टर्म तक जाएगा, 10वें टर्म तक। तो मेरे पास कहाँ तक आना चाहिए, कहाँ तक आना चाहिए मेरे पास,
मैं जब 10वें टर्म तक ले रहा हूँ और मेरे पास दो दो का गैप है, दो दो का गैप, तो दो दो का गैप आके ये कहाँ तक चला जाएगा, ये मेरा चला जाएगा कहाँ तक बताओ। ये मतलब यदि दो होता, 2 × 4 × 6, तो दो से ये 10वां टर्म कहाँ तक जाता, 20 तक जाता। लेकिन -1 करना है, -1 करना है सामने से, तो ये 19 तक जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म बचेगा 19 × 21 × 23। अब आपको घबराना नहीं है, बस ये देख के, ठीक है। मैं यदि इस चीज को P2 को यदि मैं ऐसे लिख दूं, 1/1 × 3, माइनस में 1 × 3 × 5, प्लस में 1/3 × 5, माइनस में 1/5 × 7, तो आप ये कहोगे कि भाई आपने ये लिख तो दिया है, पर ये लिखा है तो कैसे लिख दिया आपने ऐसे, आपने तो रटी रटाई चीज लिख दी है। भाई रटी रटाई चीज नहीं है, देखो मेरे पास यहां से यदि मैंने सॉल्व करके देखा तो मेरे पास यहाँ पे 3 चला गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, यानी कि 12 में समथिंग बनेगा, 12 में समथिंग बनेगा। पर मैं यहाँ से 12 में समथिंग नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ यदि मैं पूरे का यदि एलसीएम लूं तो मेरे पास यहाँ से एलसीएम कितना आना है, 1 × 3 × 5। लेकिन अब मैं 1 × 3 × 5 करूंगा तो 5 माइनस में 1, 5 - 1। अब यहाँ से यदि सॉल्व करूं मैं, यहाँ से यदि मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास यहाँ से कितना आना है, 3 × 5 × 7, यानी कि यदि मैं यहाँ पे गुना करूंगा तो 7 और यहाँ पे गुना करूंगा तो 3। मैं यहाँ से देख कितना, मैं यहाँ से देख का क्या पाया, अब मैंने यहाँ से सिर्फ एक चीज देखी कि मेरे पास ऊपर 4 फालतू आ रहा है, ऊपर 4 फालतू आ रहा है, बाकी मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, बाकी मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो मैंने पूरे को ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। तो देखो मेरे पास ये दूसरा टर्म तो कट ही रहा है, सब में ही कट रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 1/1 × 3, माइनस में 1/21 × 23, 21 × 23, यही तो बचेगा ना मेरे पास, बताओ, बताओ यही तो बचेगा ना मेरे पास। तो जब मेरे पास ये बच गया तो मैं यहाँ से क्या कहना चाहूंगा, P2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/4 इंटू में 1/3, माइनस में 1/21 × 23। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इतना आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास इतना आ रहा है, भाई जोड़ने बैठे हो तो हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं होना हमसे, क्वेश्चन ही नहीं होना। मेरे पास यदि मैंने ऑप्शन भी देखे ना तो ऑप्शन भी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं मेरे को, तो ऑप्शन भी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। पर यहाँ पे चाहे जो भी है, यहाँ पे चाहे जो भी है, मैंने देखा ऑप्शन में तो 4 का मल्टीपल आ ही नहीं रहा है मेरे पास। यदि मैं डिनोमिनेटर को 4 का मल्टीपल देखूं तो मेरे पास 4 का मल्टीपल आ ही नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, मतलब 4 कट गया है, 4 कट गया है कहीं ना कहीं। तो 4 ये कटा कहाँ है, अब ये भी देखते हैं। देखो ये 4 यहाँ पे कटा है, यदि मैं इसको एलसीएम लेके 1/4 इंटू में, अब यहाँ पे ये मेरे पास किससे होगा, मल्टीप्लाई होगा, 23 × 7 से ही तो होगा भाई, 3 हमारे पास जब है तो मेरे पास 161 माइनस में 1/में ये 21 × 23 आएगा। तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ कि मेरे पास 4 से कट जाएगा, 160 से कट जाएगा ये 4, मेरे पास 40 बार कट जाएगा ना ये। तो मैं यहाँ से यदि देखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ से बन कितना रहा है, ये 1/, में ये मेरे पास बन रहा है ये करूंगा मैं 3, और ये मेरे पास 1/, में 4, 1/483। तो मेरे पास जो एक्चुअल नंबर आना है ना, वो एक्चुअल नंबर मेरे पास 31 का ही मल्टीपल आना है। तो मतलब डिनोमिनेटर हम 31 का मल्टीपल नहीं देख सकते भाई, 31 का पहाड़ा यदि याद होगा तो तुम देख लोगे। बाकी हम 31 का मल्टीपल यदि चेक करें तो देखो 31 चौका 124, और हमारे पास 28 बच गया, यानी कि 279, ये मेरे पास नहीं है ऑप्शन। यदि मैं इसको चेक करूं तो मेरे पास 124, 25, 7, और यानी कि 248, यानी कि मेरे पास यही ऑप्शन ठीक बैठ, ये मेरे पास नहीं होगा, ये मेरे पास। यदि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको सारे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको यदि इसमें दिख रहा है ना ऑप्शन की यही 31 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 100% चांसेस है कि यही है हमारे पास जो ऑप्शन है। हमको बाकी के दो ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कंफर्म करने की ही जरूरत नहीं है हमको कि ये मल्टीपल है या नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई, सारे आंसर थोड़ी चेक करेंगे। बाकी आप चेक कर लें बैठ लो तो भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है ना। तो हमने जब ऐसे करा तो ऐसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है पूरे को, हमने 3 भी कट जाना है। देखो यहाँ पे यदि मैं इसको लिखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको 10/31 ही तो लिखना है मेरे को, ये 10/31 ही तो लिखना हूं मेरे को यहाँ पे ये। तो मेरे को यहाँ पे एक्चुअल में आएगा क्या मेरे पास, एक्चुअल में मेरे पास आ जाएगा 1/, में ये प्लस में ये हमारे पास 10/, में 10/, ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा ये तो, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट ए प्लस में बी प्लस में ए बी
65 है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी, ए एंड बी। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो आपको वन ऐड करना है, वन ऐड करना है, वन सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी है आपको समझ में आ जाए जो भी। ये वन ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करा मैंने, क्योंकि देखा हम यहाँ पे यदि देखें ना, तो मैं यहाँ से यदि बी को कॉमन लूँ तो मेरे पास यहाँ से कितना बच रहा है, वन प्लस ए। लेकिन हमारे पास ए और वन प्लस ए में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। पर यहाँ पे यदि मैं वन जोड़ दूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, वन प्लस में ए प्लस में बी प्लस में ए बी की वैल्यू मेरे पास 66 आ जाएगी। यानी कि आप देखो यहाँ से यदि मैं बी को कॉमन लूँ ना, तो मेरे पास ये वन प्लस ए बच गया, और यहाँ पे यदि मेरे पास वन प्लस ए है ही पहले, तो इस वन प्लस ए और इस वन प्लस में ए में से मैं वन प्लस ए कॉमन ले लूं, तो मेरे पास बचा कुचा कितना बच जाएगा, वन प्लस बी। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 66 आ रही है, 66 आ रही है। तो मैं यहाँ से क्या देख पाया कि मेरे पास जो है 66 आना है, और बी और ए मेरे पास लेस देन वो है। तो आपको यदि नंबर की भी इतनी नॉलेज तो होगी ही आपको कि भाई हमारे पास जो है 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 × 6 लिखते हैं इसको, 11 × 6, 11 × 6 मतलब हमारे पास जो भी ऑप्शन है 11 का मल्टीपल आना चाहिए। लेकिन ए और बी को जब हमको 15 से छोटा रखना है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि ए या बी में से कोई एक क्या रहा होगा हमारे पास, 10 रहा होगा। 10 रहा होगा, 10 प्लस में एक, और एक हमारे पास क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। तो 10 - 5 हमारे पास कितना आंसर आ गया, 5। 5 उत्तर आ गया। या फिर आप ऐसे भी करके देख लेना इसको, देखो हम यहाँ पे यदि -1 - 1 ऐड करूं मैं आपके सामने, तो हमारे पास कितना आंसर बनेगा, a - 1 प्लस में b प्लस में ए बी। मत करना है ऐसे भाई, क्योंकि जो है ना हमारे पास यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे ये माइनस में बनेगा, तो हमारे पास ये हो ही नहीं सकता, इस वजह से मैंने माइनस में ऐड नहीं किया। ठीक है। अब हमारे पास सातवां क्वेश्चन आ गया है, और सातवें क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है भाई, डरना बिल्कुल ही नहीं है। आप क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। आपको यदि ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की आपको सीरीज करनी है, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, तो आप देख सकते हो भाई, उस सीरीज को देखने के बाद आपका है ना ज्योमेट्री से ना बिल्कुल डर हट जाएगा। ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज मैंने 2 लेक्चर्स इस पर अपलोड कर दिए, डे 1 और डे 2। आप जाके चेक कर लो। आपको ये कह सकता हूँ कि भाई ये सीरीज में बने रहने के बाद आपकी जो ज्योमेट्री में डर है ना, वो थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, 100% खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैंने जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने इंक्लूड करे हैं, एकदम देसी लैंग्वेज में भाई, अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं तो। ठीक है। E and F are the midpoints of side AB and DC respectively. EPF is a semicircle whose diameter is EF. Whose diameter is EF. LMNO is a square. What is the area of the said region? हमको एरिया बताना है सैटेलाइट रीजन का। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, ये हमारे पास जो ई और एफ है, मिड पॉइंट है, हमारे पास मिड पॉइंट है। ठीक है। जब ये मिड पॉइंट है हमारे पास, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस वो मेरे पास 7 सेंटीमीटर यानी है, क्योंकि ये हमारे पास पूरा 14 है, ये मेरे पास पूरा 14 है। तो यदि मैं इस वाले एरिया का, इस वाले साइडेड एरिया का मैं यदि वो निकालूं, मेरे पास यदि मैं इस वाले साइडेड एरिया को यदि मैं ए मान लूं, तो मेरे पास यहाँ पे ये मैं A1 मान लूं और इसको A2 मान लूं, तो मेरे पास यहाँ से कितना आना है, कितना आना है। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास जो सेमी सर्कल का एरिया है वो कितना है। सेमी सर्कल का एरिया है मेरे पास πr² / 2, πr² / 2, यानी कि 22/7 इंटू में 7 × 7/2, यानी कि ये मेरे पास कट गया, और 11×7 = 77 आ गया, ये मेरे पास 77। अब 77 आ गया मेरे पास, तो मेरे को यहाँ पे ये जो हमारे पास ये तो आयत बन रहा है, ये तो आयत बन रहा है ना मेरे पास भाई, ये मेरे पास आयत बन रहा है। तो मैं यहाँ से ये कितना कह सकता हूँ कि मेरे पास जब मैंने इसको A1 मान लिया और इसको यदि मैंने A2 मान लिया, तो मेरे पास यहाँ से A1 प्लस में A2 कितना आ जाएगा, A1 प्लस में A2 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास AEDF जो बन रहा है एक आयत बन रहा है। हमने ये वाला तो सॉल्व कर लिया, हमने A1 और A2, हमको अब इस वाले पे फोकस करना है। ये मेरे पास एक वर्ग है भाई, ये कह रखा है कि ये मेरे पास एक वर्ग है, तो चाहे जो भी है, लेकिन ये इसका डायामीटर है, ये इसका डायामीटर है। यानी कि ये डायामीटर है ना इसका, मैं यहां से क्या कह सकता हूँ, एल एन इज डायामीटर, एल एन इज डायामीटर। जब ये डायामीटर है ना, तो मेरे को यहाँ पे एक चीज बता दो, सिर्फ ये ही तो मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। और जब ये 7 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ से कितना निकाल सकता हूँ, इसको 7/√2, इसको भी 7/√2, इसको भी 7/√2, और इसको भी 7/√2। 7/√2 का होल स्क्वायर ही तो करना होता है, 7/√2 का स्क्वायर प्लस में 7/√2 का स्क्वायर, हमारे पास ये जो डायगोनल आ जाएगा इसको। ठीक है।
तो हमारे पास जब इसका ही तो एरिया घटाना है हमको, पूरे जो इस आयत के स्क्वायर आय, इसमें हमारे पास यदि मैं इसको ए3 मान लूं और इसको मैं यदि ए4 मान लूं, तो मेरे पास ए थ्री प्लस में ए4 कितना आ जाएगा मेरे पास? ए3 प्लस में ए4 कितना आ जाएगा मेरे पास? 98 है, माइनस में 7/2 और 7/2, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा 49/2। यानी कि मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है 147/2। ठीक है, 147/2 और मेरे को कितना जोड़ना था इसमें? 22 जोड़ना था। 22 ही तो जोड़ना था मेरे को। हाँ तो देखो मेरे पास ये एक कितना आ गया, ये मेरे पास 147/2 आ गया, है ना? अब ये मेरे पास पूरा 147/2 है ना? और ये मेरे पास 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं यदि इसमें से इसको जोड़ दूं तो मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है? ये मेरे पास आ रहा है यहाँ से यदि मैं इसमें 44 ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ से कितना बैठ रहा है ये? कितना बैठ रहा है ये मेरे पास बैठ रहा है इसमें यदि मैं 44 ऐड करूं तो मेरे पास यहाँ पे बैठ रहा है 191/2। 191/2 तो मेरे पास ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने कहाँ गलती करी है ये देखो आप। यदि मैं इसको देखूं तो मेरे पास देखो ये 7/√2 ही तो है, 7/√2 आएगा ये तो, ठीक है। और 7/√2 का होल स्क्वायर, 7/√2 का होल स्क्वायर 49/2। ठीक है, 196 माइनस में 49/2। तो मेरे पास यहाँ पे शायद या तो ये मेरे पास ऑप्शंस तो गलत ही नहीं है भाई। ये मेरे पास यहाँ पे गलती हुई है तो कोई, पाई r² अपॉन में 2 है ना ये। तो पाई r² अपॉन में 2 करो इसको, 22/7 इंटू में 7 यानी कि ये मेरे पास यहाँ से 2 जाके 11/7 77 हो गया, ठीक है। और 21 है मेरे पास, 21 करो इसको, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर से ही मेरे पास कितना आ जाएगा? 189। और 189/2 करा तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर? 94.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास सीधा सीधा सा आपको बता दिया है मैंने, है ना? अब मेरे पास है एक क्वेश्चन, इफ 50 लेस हैड अप्लाइड एंड 25 लेस सेलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड would have been 9:4. So how many candidates had applied if the ratio of selected to unselected is 2:1? 2:1। तो मैं यहाँ से, यदि आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड समझा है क्या कभी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड समझा है कभी आपने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड समझा होगा आपने। तो मेरे पास देखो, एक तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, यदि मेरे पास यहाँ पे मैं सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे सेलेक्टेड और एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेलेक्टेड, एक सेलेक्टेड का रेशियो मैं किससे ले रहा हूँ? मैं अप्लाइड से ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सेलेक्टेड और अप्लाइड कितना है यहाँ पे? मेरे पास 2:1 है। लेकिन यदि 50 जो है लेस अप्लाइड करा होता और मेरे पास यदि 25 लेस सेलेक्ट हुए होते तो मेरे पास उनका रेशियो है ना, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, मेरे पास कितना रहता? 9:13, यानी कि मेरे पास सेलेक्टेड और अप्लाइड का रेशियो इतना रहता। तो मैं यहाँ से कितना देख पा रहा हूँ? एक तो मेरे पास 2x माइनस में है, आप 25 अपॉन में है। ये मेरे पास यदि बेसिक से आपको आता है तो आप ऐसे कर सकते हो 9:13। यदि आपको नहीं आता है तो हम यदि यहाँ से करके देखें तो मेरे पास देखो 26x, यानी कि मैं यहाँ से कितना ले सकता हूँ? 17x की वैल्यू। मेरे पास 13 × 25 करो, 13 × 25 करो, तो मेरे पास देखो यहाँ से 450 प्लस में ये मेरे पास कितना आएगा? 450 प्लस में 13 × 25, 13×5 = 65, और 425। 1 सेकेंड, कहाँ गलती हुई? ये इसको 3 करो ना यार यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कितना देख पाया हूँ? 1 सेकेंड, मैंने अप्लाइड तो इतने ही थे ना हमारे पास, जो टोटल अनसेलेक्टेड और सेलेक्टेड का रेशियो दे रखा था उनको, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ से 3x - 50 आ गए, और मेरे पास अब यहाँ से कितना बन रहा है? 26x माइनस में ये मेरे पास 13 का मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो 25 × 12 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 300 आता है। लेकिन हमारे पास कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास कितना है? 27x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 450। तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ? मेरे पास x की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ गई? 125 आ गई। तो मेरे पास यहाँ से कितना है? क्या पूछा था हमसे? तो कितने उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, तो कितने उम्मीदवारों ने अप्लाई करा था? हमारे पास 375 ने करा, ठीक है। या फिर आप सीधा सीधा हम देखें तो मेरे पास 3 का मल्टीपल देख लो, सीधा सीधा 3 का मल्टीपल। आप 3 का मल्टीपल देखोगे तो कितने सेकंड में कर दोगे? आप मात्र 4 से 5 सेकंड में कर दोगे इस क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया? बेसिक हो गया। बेसिक। आपने क्रॉस रेशियो मल्टीप्लीकेशन वाला यदि पढ़ा हो
तो मेरे को यहाँ से ये बताइए कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या था। यदि मैं ये, तो ये चीज लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, एक हम डायरेक्ट यदि इस चीज को करने बैठे हैं तो हमारे पास डायरेक्ट तो यही आना चाहिए। डायरेक्ट तो मेरे पास यही आना चाहिए ना कि सेलेक्टेड टू अप्लाई हमारे पास इतना है, और मैं यदि इसमें से 25 घटा रहा हूँ और इसमें से माइनस 50 कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये रेशियो कितना बन रहा है, 9:13 बन रहा है। यानी कि 13 का मल्टीप्लाई इससे और इससे, यानी कि मेरे पास एक की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास 125 भी आ रही है यहाँ से भी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन आप ऐसे करोगे तो टाइम बचेगा, और ऐसे करोगे तो आप सुपर सुपर कैटेगरी में हो, सुपर की कैटेगरी में हो भाई, ऐसे करोगे तो। ठीक है। ठीक है ना, मैंने तीनों बता दिया आपको, है ना। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, इफ 1/, में 1 प्लस में, ठीक है, तो मेरे पास इतना है। अब मेरे पास यहाँ पे ये इतना है ना। अब मैं आपको सीधा सीधा बेसिक बताता हूँ भाई, मेरे को भी नहीं पता इस चीज को कैसे करना है, बट मैं मेरे को भी सिर्फ बेसिक से ही आता है ये। यदि मैं इसको 5/8 है, ये मेरे पास 5/8, तो इस 5/8 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1/, में 8/5 कर सकता हूँ मैं इसको, 1/, में 8/5। अब भी तो ये 5/8 ही है ना। तो अब मैं इस 8/5 को, यदि मैं यहाँ पे वन ये सॉरी, मेरे पास यहाँ पे ये कितना है, 1/, में 8/5 ही है ना, 1/, में 8/5 भी है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ इस चीज को कि ये मेरे पास देखो, यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ इसको, देखो 1/, में 1 + में 3/5। अब भी तो ये मेरे पास ऐसा ही है, अब भी तो ये मेरे पास ऐसा ही आ रहा है। ठीक है। अब ये मेरे पास ऐसे चलते आ रहा है, हमको 3 स्टेप तक जाना है, पीछे 3 स्टेप तक। तो मैं यदि इसको कैसे लिखूंगा, मैं 5/3 लिखूंगा ना, इसको इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/, में आ 1/, में मैं यदि इसको ऐसे लिख दूं 5/3, तो कोई गलत है क्या, कोई गलत है क्या। अब मैं 5/3 को कैसे लिख रहा हूँ, देखो 1/, में 1 प्लस, ये मेरे पास 1/, में ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 + में 2/3, 2/3। अब भी मेरे पास यही आ रहा है, अब भी मेरे पास यही आ रहा है, आप करके देख लो। ठीक है। तो अब मेरे पास, अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे कि मैं दोबारा से कर रहा हूँ, 3/2 आएगा अब ये नीचे। ठीक है। तो 1 + में 1 + 1 में 1 + में 1/2। तो मेरे पास अब यही उत्तर तो आ रहा है, आप करके देख लो, चेक करके देख लो, चेक करके देख लो। ये हमारे पास बेसिक है, मेरे पास भी ये सिर्फ यही मेथड आता था। और यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए भाई, हमसे ज्यादा वेरिएबल नहीं दिए हुए हैं, तो यदि बाई ऑप्शंस चेक करना आप सही मानो, बाई ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो जल्दी जल्दी, तो आप करो बाई ऑप्शंस। बाकी मेरे को भी यही मेथड पता है भाई, जो मेथड से मैं करता हूँ वही तो आपको बता पाऊंगा ना। ठीक है। तो मेरे पास यही मेथड था। और ठीक है, अब मेरे पास 10वां क्वेश्चन आ गया। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक एन एंगल 60 degree with the ground. The distance between the root and the point where the top of the tree touches the ground is 25 meters. What was the height of the tree? तो मेरे को यहाँ पे ये एक बताओ एक चीज कि ये यहाँ से यदि गिरा ट्री, यहाँ से गिरा था ये ट्री, जब ये यहाँ से गिरा था ना ट्री, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ ये बात बता दो कि यदि मैं इस वाले पोर्शन को, इस वाला पोर्शन है जो मेरे पास ये वाला गिरा है, तो ये इसी के बराबर है। यदि ये एक्स है तो मेरे पास ये भी एक्स है, ये भी एक्स है तो मेरे पास ये भी एक्स है। पर मेरे को एक्स नहीं मानना है यहाँ पे, एक्स नहीं मानना है। ठीक है। बस ये एक्स वैक्स मानने वाले काम हमने कर लिए कहाँ, 10वीं क्लास तक, अब नहीं करना है। तो मेरे पास यदि देखो, ये मेरे पास 60 डिग्री का कौन बना रहा है, यदि ये मेरे पास कितना था, 25 मीटर्स था, 25 मीटर्स। ठीक है। और ये मेरे पास कितना रहेगा, 30 30 डिग्री रहेगा जब, और ये मेरे पास 90 डिग्री है। यानी कि 30 के सामने 25, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, 50, 50। और ये मेरे पास कितना है, 50 है, तो ये भी मेरे पास 50 ही रहेगा। भाई दोनों की हाइट हमारे पास समान ही तो रहेगी, यहाँ से गिराया है पेड़, यहाँ से गिराया है, तो इसकी बचे वाली की हाइट इसकी, और जो है हम इसकी हाइट हमारे पास सेम ही तो है भाई, इतना ही तो पेड़ गिरा है। जब ये 50 है, तो मेरे पास ये कितना है, 25√3 है, 25√3। अब हमको 50 + में 25√3 करना है, 50 + में 25√3 करना है मेरे को, है ना। सॉरी। अब मैं यहां से क्या देख पा रहा हूँ कि मेरे को 50 + में 25 तो करना ही है, 75। अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या बचा, ये मेरे पास बचा 0.732 से और मल्टीप्लाई करना है। 0.732 को यदि मैं 75 मानूं, 75, तो 25 का 3/4 होता है, मेरे पास कितना, 18.75 होता है, 18.75। लेकिन उससे थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम आएगा।
हमारे पास ये एक्चुअल में 75% थोड़ी है, मेरे पास तो ये कुछ और ही है, 73 पॉइंट कुछ बता रहा है, तो मेरे पास एक्चुअल में तो इससे कम आएगा ना, 93.75 से माइनस आएगा कुछ करके। तो हमारे पास जो 70, जो इससे कम सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मेरे पास यही ऑप्शन टिक होगा। ठीक है। अब मेरे पास 11वां क्वेश्चन है, और 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देखना इस चीज, है ना। 4 years ago from now, age of B was 25% less than the present age of A. 6 years hence from now, age of B will be 33.33% more than her age 4 years from now. Find the present age of C such that 4 years hence from now, his age will be 20% more than 20% more, यानी कि 6/5। तो मैं एक चीज बता रहा हूं कि यहां से 4 years बाद ना इसकी एज 6/5 होगी। 6/5 होगी, मतलब 6 का मल्टीपल होगी। तो मैं यहाँ से यदि चार चार इसमें ऐड कर दूं, चार चार इसमें यदि ऐड कर दूं मैं, तो मेरे पास यहाँ से कितना आना चाहिए। सी की वर्तमान आयु इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु, ए की आयु से 20% अधिक होगी। 20% अधिक यानी कि 6/5 होगी। अब यदि मैं +4 करूं तो मेरे पास 36 बन रहा है यहाँ पे, +4 करूं तो मेरे पास 48 बन रहा है, +4 करूंगा तो मेरे पास 52 बन रहा है, और +4 करूं तो मेरे पास कितना बन रहा है, 42 बन रहा है, सॉरी 40 बन रहा है। तो मेरे पास 6 का मल्टीपल कौन कौन सा दिख रहा है, मेरे पास ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, मेरे पास दोनों ऑप्शन तो कट गए, दोनों ऑप्शंस तो कट गए। या फिर इतना टाइम नहीं होता, आपको सिर्फ यहीं पे प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, आपको एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता कि भाई हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मेरे को यहाँ पे एक जो जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना, वैसे वैसे करते जाओ आप। तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए की जो प्रेजेंट एज है ना, ए की जो प्रेजेंट एज मैंने मान ली 4x मान ली, ठीक है। तो बी की 4 years पहले क्या एज थी, बी की 4 years पहले इतनी थी, बी की 4 years पहले इतनी थी ना एज, बी की 4 years पहले इतनी हो गई। अब ये यहाँ पे कह कितना रहा है कि मेरे से जब इसने +10 year करा ना, +10 year, मतलब ये क्या कह रहा है कि 6 years हैंस फ्रॉम नाउ, मतलब 6 years के बाद प्रेजेंट से उसकी आयु थी ना, वो 33.33% मोर थी, जो उसकी आयु 4 4 years पहले थी अब से। तो यानी कि मैं यहां से क्या कह सकता हूँ कि ये 10 year बाद उसकी आयु कितनी हो गई, 5x हो गई। तो मेरे पास यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है, मेरे पास 2x की वैल्यू ही 10 आ रही है। तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है। यदि मेरे पास यहाँ से 2x की वैल्यू ही तो मेरे पास 10 आ रही है, तो मेरे पास x की वैल्यू सीधी सीधी 5 है, सीधी सीधी 5 है। तो मैं यहाँ से अब कितना देख पाया इस चीज को, बताओ बताओ। मेरे, अरे सॉरी सॉरी, ये मेरे पास 33.33% है ना, तो मेरे पास ये 4x है, 4x। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, x लिखूंगा, और x की वैल्यू सीधी सीधी 10 आ गई। तो मेरे पास जो 4 years पहले थी ना, वो 30 30 की 30 30 years, 4 years अगो, 4 years अगो। तो प्रेजेंट कितनी होगी इसकी, प्रेजेंट होगी इसकी 34 years। 34 years मेरे पास कितनी थी, प्रेजेंट थी इसकी। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, मेरे पास जो ए की प्रेजेंट आयु है वो तो 40 आ गई, वो तो मेरे पास सीधी सीधी 40 आ गई। तो मेरे पास यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि 4 years बाद, 4 years बाद इसकी 44 हो जाएगी। तो हमारे पास जो सी की आयु है ना, सी की जो 4 years बाद आयु है, वो मेरे पास 48 थी, 4 years आफ्टर। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट आयु कितनी थी, जो सी की प्रेजेंट आयु थी मेरे पास 44 थी, प्रेजेंट आयु मेरे पास 44 थी। लेकिन आपसे यहाँ से सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये 4x है, ये 3x है। तो हमारे पास ये 5x, जब ये 4x पे गया, 3x 4x हो गई, मैंने 33.33 की जगह मैंने 66 कर दिया था इसकी। तो जब ये 4x कर दिया मैंने, तो 1x की वैल्यू ही हमारे पास 10 बढ़ रही है। तो यानी कि इसकी 30 years कितनी पहले थी, 4 years पहले थी, 34 years प्रेजेंटेज हो जाएगी। और हमारे पास जो ए का निकालना था, हमको कुछ भी पूछ लिया हमसे यहाँ पे, कुछ भी पूछ ले हम उसका ही आंसर दे देंगे। हमारे पास 12वां क्वेश्चन आ गया है। 12वें क्वेश्चन में हमारे पास ए वुड हैव टेकन 12 hours लेस देन व्हाट बी वुड हैव टेकन टू कंप्लीट आवर टास्क इफ each of them worked alone. Working together they can complete the task in 17.5 hours. How many hours would we take to 50% of the task? मैं यदि ऐसे यदि क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं सीधा सीधा भाई बाई ऑप्शन जाना ही पसंद करता हूँ। मैं यदि बाई ऑप्शन ही जाना पसंद करता हूँ, वाई ऑप्शन यदि मैं चेक करता हूँ ना, तो देखो मेरे पास यदि बी 18 ले रहा है, बी यदि 18 ले रहा है, तो ए कितना लेगा, ए कितना, सॉरी, जब 50% काम को पूरा करने में 18 ले रहा है, तो बी ने 36 36 काम करा है, 36 दिन में लिया है। और 36, तो ए ने 24 लिया है, ठीक है। जब 36 और 24 को मैंने ऐड करा, तो मेरे पास कितना आ रहा है, 72 अपॉन में
सॉरी 72/5 आएगा। 72/5 कितना होता है, ये मेरे पास 14.4 होते हैं। 14.4, तो मेरे पास ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, हमारे पास 17.5 आना चाहिए ना, 17.5। तो अब मेरे पास 21 दिया हुआ है ऑप्शन में, 21 के हिसाब से मैं यदि बी को 42 डेज मानूंगा, तो मेरे पास ए कितना आएगा, ए मेरे पास आ जाएगा कितना डेज, 30 डेज। अब मैं यदि इनका करने बैठूं तो 210, 5 और 7, यानी कि मेरे पास 12 है, और 210 अपॉन में 12, 17.5 आ रहा है, तो मेरे पास यही ऑप्शन ठीक है। यही ऑप्शन मेरे पास ठीक है। ठीक है ना। बाई ऑप्शन जब मैंने चेक बाई ऑप्शन जब मैंने चेक करा, तो मेरे पास यदि कैलकुलेशन किसी की फास्ट है, तो उसने बाई ऑप्शन कितने देर में चेक कर लिया होगा, मात्र 50 to 60, मतलब 40 से 30, 40 सेकंड लगी होंगी, मुश्किल से मुश्किल, यदि बाई ऑप्शन मैंने चेक करा। यदि वैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो कैसे करोगे, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जैसे यदि ए और बी है ना, ए ने बी ने यदि एक्स और लिया है ना, तो उसने ए ने x-12 आवर्स लिए हैं, x-12 आवर्स लिए हैं, ठीक है। तो मैं यहां से क्या देख पाया कि यदि इसने x-12 लिए हैं और इसने x लिए हैं, और पूरा जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 17.5 आवर्स ले रहे हैं। 17.5 आवर्स ये कब है, ये टुगेदर है हमारा, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं कि जब मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिखूंगा कि इन्होंने जब इतना काम करा है, तो ये टुगेदर मिलके ये 1 आवर में कितना काम करा होगा, इसने 1/x प्लस में 1/x-12 इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास 2/35 आ जाएगा। 35/2 ही तो है भाई ये, मेरे पास 35/2 ही तो है ये। मेरे पास ये 1 आवर्स का टाइम निकाल, ये 1 आवर्स का वर्क निकाल लिया, 1 आवर्स वर्क, ठीक है। जब मेरे पास 1 आवर्स वर्क निकल गया है यहाँ से, तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, देखो ये मेरे पास यहाँ पे कितना है, x-12, और ये मेरे पास यदि मैं x-6 कर दूं, मेरे पास 2 से 2 काट दिया है ना, सीधा सीधा। आप जो कैलकुलेशन मन में कर सकते हो ना, तो वो क्वेश्चन आप कैलकुलेशन मन में ही करने का ट्राई करा करो, ठीक है। ये मेरे पास 35 से मल्टीप्लाई होके मेरे पास कितना आ जाएगा, x² - 12x। तो मैं यहाँ से कितना देख पाया, 35x की वैल्यू प्लस में 12x, सॉरी माइनस में 210 की वैल्यू मेरे पास x² है, यानी कि मैं यहाँ से x² की वैल्यू माइनस में 47x प्लस में 210 की वैल्यू मैं कितना लिख पाया, 0। यानी कि अब मैं यहाँ से कितने में तोड़ सकता हूँ इसको, माइनस में 42x माइनस में 5x। तो x की वैल्यू एक तो 5 आ रही है, और x की वैल्यू एक 42 आ रही है। तो हमारे पास x की वैल्यू 42 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू जो मैंने 5 लिया ना, तो भाई जब b x में 5 डेज ले रहा है, तो मेरे पास a कभी डेज माइनस में हो सकते हैं क्या, डेज कैन नॉट बी इन माइनस, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। मेरे पास x की वैल्यू 42 है, और यदि पूरे काम को 50% को इतने में, सॉरी यदि पूरे काम को ये कितने में कर रहा है, 100% को इतने में कर रहा है, तो 50% को 21 में तो करे, ठीक है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, 13वां क्वेश्चन, और इसमें मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, सिमिलैरिटी और एमपीजी दोनों, ठीक है। एक तो मैं सिमिलैरिटी से करके बताऊंगा इस चीज को आपको, सिमिलैरिटी, और एक मैं लगाऊंगा इसमें एमपीजी। पर एमपीजी में हमारे पास सिर्फ 2 रेशियो गिवन होने रही चाहिए, 2 रेशियो गिवन होने चाहिए हमारे पास, जब ही लगती है एमपीजी, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। मेरे पास दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, एंड ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए बी, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मैं चित्र बनाता हूँ आपके सामने, कि मेरे पास ए है, बी है, और ये मेरे पास सी है। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। ये बराबर ये है। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सी ई बाइसेक्ट्स द बी डी एट एफ, यानी कि यदि ये इसके बराबर है, ये मेरे पास इसके बराबर है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू मेरे पास 30 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मेरे को यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को ईवी की वैल्यू फाइंड करनी है, मेरे को ये वाला फाइंड करना है ये। तो मेरे को सिमिलैरिटी लगाने के लिए बेसिक चीज तो यही है ना, कि मैं किसी की लाइन, पैरेलल लाइन खींचूंगा, एक पैरेलल लाइन खींचूंगा। मेरे पास यदि इस ए और ईबी में यदि कोई रिलेशन आ जाए कहीं से भी, तो मैं इस चीज को निकाल पाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे पास ए की तो वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है। यदि मेरे पास ए का रिलेशन ए बी ई बी के साथ बैठेगा कोई ना कोई, तो मैं उसमें कर सकता हूँ। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि भाई यहाँ इसके ही पैरेलल मैंने कोई लाइन खींची हो, इसके ही पैरेलल मैंने कोई लाइन खींची हो, इसके पैरेलल मैंने कोई लाइन खींची है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया पी पॉइंट, ठीक है। जब मैंने इसके पैरेलल लाइन खींची ना, तो मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से, ये मेरे पास पूरा ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल ए पी डी ए पी सी, सॉरी ए सी देख रहा हूँ, ट्राइंगल ए सी, ए सी देख रहा हूँ। जब मैंने ए सी देखा ना, तो मेरे पास यहाँ से क्या आया, ए पी अपॉन में ए ई। आपने पढ़ रखा होगा ना भाई वो थेल्स थ्योरम, तो ए पी अपॉन में ए ई मेरे पास कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन में डी सी,
एडी अपॉन में डीसी। लेकिन एडी अपॉन में डीसी तो क्या है, यदि ये वन है तो मेरे पास ये वन है, तो मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, एपी बराबर में ए, एपी बराबर में ए। ठीक है, एपी बराबर में ए, यानी कि ये मेरे पास 15 है तो ये मेरे पास 15 है। ठीक है, अब मेरे पास एक रिलेशन आ गया इसमें, और मैं अब तो इसमें बैठा सकता हूँ भाई, जब ये पूरा पैरेलल है तो मेरे पास अब इस वाले ट्रायंगल को यदि मैं कंसीडर करूँ, इस वाले ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में यदि मैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बीपीडी, तो मैं ट्राइंगल जब बीपीडी करा तो मेरे पास कितना आ रहा है, बी एफ अपॉन में एफ डी इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना आ रहा है, बीई अपॉन में ईपी, बीई अपॉन में ईपी। अब मेरे पास बी बी एफ अपॉन में एफ डी तो कितना है, मेरे पास वन ही है ना। यदि मैं यहाँ से बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि यदि ये वन है तो मेरे पास ये भी वन है। तो मेरे पास जब ये पूरा वन हो गया तो मेरे पास बीई इज इक्वल्स टू ईपी है, बीई इज इक्वल्स टू ईपी। और हमारे पास ये 15 है ही, पहले 15 कैसे आई, बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास 30 सेमी दी हुई है तो मेरे पास इतना आ गया। तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे देखो दो रेशियो गिवन थे, ये 1:1 है, ये 1:1 है, यानी कि मैं एमपीजी लगा सकता हूँ भाई इसमें, एमपीजी में लगा सकता हूँ इसमें। थोड़ा गला खराब है, उसके लिए माफी चाहूंगा, है ना। थोड़ा कॉर्पोरेट करो भाई, है ना। ये आपको आवाज पे नहीं, सीधा कंटेंट पे जाना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, मेरे को एबीसी एक ट्रायंगल है, और मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड सीई इज, क्या है, ये मेरे पास है, जो है इसको किस पे बाइसेक्ट करना है, एक पे। यानी कि यदि ये 1:1 है ना, ये यदि 1:1 है, तो हमारे पास जो एडी और डीसी का रेशियो है वो भी कितना है, 1:1, 1:1। आपने यदि एमपीजी नहीं पढ़ा है तो एमपीजी पहले पढ़ लो, एमपीजी डे वन बीडी इन ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज। ठीक है, मैं आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे जब आपने एमपीजी पढ़ा तो मेरे पास यहाँ का, यहाँ की लेंथ मेरे पास इधर जाएगी, यानी कि यदि मैं यहाँ पे वन वेट रखूंगा और यहाँ पे वन वेट रखूंगा, तो मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 kg आना चाहिए, 2 kg आना चाहिए। यहाँ पे यदि 1 kg है, यहाँ पे यदि 1 kg है, तो मेरे पास बैलेंस करने के लिए 2 kg आना चाहिए। और जब मेरे पास यहाँ पे ये वन जाएगा, यहाँ पे ये वन भी तो जाएगा, 1 kg का वेट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 kg बैठा है, तो मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी कितना चाहिए, 2 kg का वेट चाहिए, 2 kg का। सॉरी, मेरे पास यहाँ पे 2 kg का वेट चाहिएगा। अब जब ये मेरे पास 2 kg है, तो मेरे को ये एक चीज बताओ, यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 2 kg, तो यदि ये 2 है तो ये 1 है मेरे पास, ये 2 है तो ये 1 है मेरे पास, और यहाँ पे मेरा कितने केजी का वेट आएगा, 3 kg का। यहाँ से देखते ही समझ गया मैं, यदि 2 की वैल्यू मेरे पास 30 kg, 30 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मेरे पास वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो भाई हमने यही तो करा था अभी भाई, सिमिलैरिटी लगा के भी तो मैंने यही करा था। तो आपने एमपीजी, एमपीजी यदि पढ़ा है तो एमपीजी के एप्लीकेशन यही तो है भाई, सिमिलैरिटी यदि नहीं लगा पा रहे हो तो एमपीजी अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। यही तो समझाया था मैंने। ठीक है, a boat increases its speed in still water by 4 kilometer per hour after every 2 hours. If the ratio of speed of the boat in still water at starting and the speed of stream is 4:1, स्ट्रीम की जो स्पीड रहेगी वो हमेशा बोट की स्पीड से कम रहेगी। स्ट्रीम की स्पीड यदि ज्यादा हो गई तो बोट बह जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप बैठे हो तो आपका दोबारा नामो निशान यदि इस दुनिया में हो तो मिलेंगे फिर से कभी। ठीक है, respectively, and the boat traveled 84 kilometer downstream in 6 hours. Then find the speed of the stream in kilometer per hour. उसने 6 आवर में करा है, यहाँ पे मेरे को एक चीज दिखी, उसने 6 आवर में करा है ये चीज, 6 आवर में करा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 6 आवर में ही चलूंगा, लेकिन उसने 84 किलोमीटर की डिस्टेंस चली है, तो मेरे पास यहाँ से सीधा सीधा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे पास यहाँ पे सीधा सीधा से फॉर्मूला लगा दो ना, कि यदि मैं यहाँ से कितना मान लू, ये 4x और ये x मान ली मैंने, तो डाउन स्ट्रीम में तो जुड़ती है ना। पहले 2 घंटे के लिए कितनी थी, 5x थी, पहले 2 घंटे के लिए। दूसरे 2 घंटे के लिए पता कितनी हो गई, 5x प्लस में 4, और इतनी हो गई। इतनी ही तो डिस्टेंस चली है भाई इसने, डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि अगले 2 आवर्स में इसने इतनी स्पीड चली, इतनी डिस्टेंस चली है। तीसरे जो आवर में चलेगा ये कितना चल देगा, तीसरे आवर में कितना चल देगा, कितना चल देगा, ये तीसरे आवर में ही चल देगा इतना।
तो इसकी वैल्यू ही तो मेरे को इतनी दी हुई है 84। अगले दो दो आवर से, सॉरी मैंने एक एक आवर बोल दिया, तो अगले दो दो आवर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है, देखो 10x और 10x और 10x, यानी कि 30x तो मेरे पास ये आ गया। प्लस में ये मेरे पास 4 दूनी 8, और ये मेरे पास कितना हो गया 16 है, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 24 इज इक्वल्स टू 84। यानी कि मेरे पास एक्स की वैल्यू सीधी सीधी दो। एक्स की वैल्यू जब दो आ गई तो मेरे को स्टिल वाटर की ही चाल निकालनी थी। इस धारा की गति, तो धारा की गति कितनी हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर। इफ 4x की पावर 4, तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है इफ 4x की पावर 4 माइनस में 37x² प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, एक्स की ग्रेटर देन इतना है 8x की माइनस में 27x। तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये हमारे पास इतना है कुछ 1.5, तो यानी कि ये एक से बढ़ा जाएगा, एक से चीज बढ़ा ही जाएगा। हमेशा ग्रेटर देन वन ही तो रहेगा ये हमेशा ग्रेटर देन वन रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे देखो सीधा सीधा सा एक तो समीकरण यहाँ से ये बन गया, 4x की पावर 4 माइनस में 36x² माइनस में x² प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 4x² यदि मैं कॉमन लूंगा यहाँ से, तो x² माइनस में 9, माइनस में 1 कॉमन लिया तो मेरे पास x² माइनस में 9 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि मेरे पास x की वैल्यू सीधी सीधी सी 3 आ गई, और मेरे पास एक x की वैल्यू सीधी सीधी सी 1/2 आ जाएगी। लेकिन 1/2 को हमको कंसिडर ही नहीं करना है, 1/2 को हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू 3 आई है यहाँ पे। क्यों 1/2 को कंसिडर क्यों नहीं करना है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई, यदि हम रूट 1 का भी 1 निकालें तो रूट 1 का भी 1 होता है। तो ये तो रूट में 1.5 है, यानी कि ये भी 1 से बड़ा रहेगा। जब ये 1 से ही बड़ा रहेगा तो हमारे पास जो x, तो 1/2 हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आते ही ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 27 × 216 है माइनस में 27 यानी कि 1, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 215। सॉरी फॉर दिस, गला थोड़ा खराब है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन एंड मीट्स एन एक्सीडेंट आफ्टर 90 km/h, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रेन speed reduced to 2/3 of its previous speed and reaches its destination at 2 hours 20 minutes late. If the accident occurred 18 km before, then it reaches its destination 2 hours 32 minutes late. Then find the initial speed of the train. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यदि कभी पूछ लिया तो एग्जाम में अच्छे से करके आना है। आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये मेरे पास कोई ट्रेन थी, ये मेरे पास कोई ट्रेन थी, और ट्रेन यहां से यहां तक गई, इसने 90 किलोमीटर चल दिया, और यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे इसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, पर ये जब अब चल रही है ना, ये तो चल रही है, अब इसने कितना लिया है, 2 आवर्स। ये कितने लेट हुए, 2 आवर्स 20 मिनट लेट। पहला केस तो ये था हमारे पास। दूसरे केस में कह क्या रहा है कि हमारे पास जो है ना, ये 18 किलोमीटर पहले ही हो रहा है, यानी कि अब इसने 72 किलोमीटर ही चले हैं, 72 किलोमीटर, और इसने यहां तक की स्पीड ही चली है अब पूरी। तो हमारे पास कितनी लेट हो रही है, 2 आवर्स 32 मिनट लेट, 2 आवर्स 32 मिनट लेट। तो मैं यहां से क्या देख पाया, यदि मैं यहां से इसकी तीन टुकड़े कर दूं, तीन में डिवाइड कर दूं, यदि पूरे को तीन में यदि पूरे को डिवाइड कर दूं मैं, तो मेरे पास जो इसमें 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो 12 मिनट का डिफरेंस आ कहाँ से रहा है मेरे पास। ये कह रहा है कि जब इसका एक्सीडेंट होता है ना, तो वो अपनी चाल के 2/3 चाल पे आ जाती है, यानी कि यदि यहाँ पे उसकी एक्चुअल चाल यदि 3 है ना, तो उसकी 3 से 2 हो जाती है चाल, 3 से चाल 2 हो जाती है। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, इसने 90 किलोमीटर चला था पहले, तब जाके एक्सीडेंट हुआ था, तब यहाँ से कितनी हुई थी इसकी, पहले 3 थी तो 2 हो गई। लेकिन जब इसने 72 किलोमीटर में ही एक्सीडेंट करवा दिया, तो 72 किलोमीटर के आगे वो कितने से जा रहा है, 72 किलोमीटर के आगे ही वो कितने से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जब एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो एक्चुअल डिफरेंस यहीं पे तो आ रहा है। यदि यहाँ पे हम देखें ना, तो यहाँ पे तो स्पीड अभी भी 3 है, लेकिन यहाँ पे स्पीड मेरी कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई 3 की स्पीड। तो मेरे पास यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो मेरे पास देखो 3 थी यहाँ पे स्पीड,
3 का मेरे पास 2 हो गया। यानी कि यदि मैं टाइम डिफरेंस देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 टाइम था, यहाँ पे 3 टाइम था। इस एक की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, एक की वैल्यू ही 12 मिनट हो गई मेरे पास। इस एक की इस जो है टाइम डिफरेंस की वजह से, इस जो एक्सीडेंट ड्यूरेशन की टाइम जो इधर उधर हुआ है उस वजह से ही तो मेरे पास देरी ज्यादा बढ़ी है। तो मेरे पास एक की 12 मिनट आ गई, तो मेरे पास तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 मिनट। यानी कि इसने 18 किलोमीटर यदि उसका नहीं हुआ होता, तो 18 किलोमीटर जब ये रिड्यूस्ड चाल से इसने 36 मिनट में पूरी कर ली होती यहाँ इस चक्कर में। तो यानी कि यदि मैं यहाँ से चाल निकालू आपके, तो यहाँ से चाल मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ से यदि मेरे पास 18/36 इंटू में 60, क्योंकि ये मेरे पास मिनट में है तो मिनट को मैंने किस में बदल लिया, आर में बदल लिया। तो यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 1/2 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी ओरिजिनल वो बतानी है हमारे पास जो ये तो क्या थी, रिड्यूस्ड थी 3 से 2 वाली। हमको इनिशियल चाल बतानी, तो इनिशियल चाल मेरे पास कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। आप दोबारा से देखिए, आपको दोबारा से पता चलेगा, बहुत अच्छे से बता दिया है मैंने। देखो, पहले केस में 90 किलोमीटर पे जाके हो रहा था, दूसरे केस में 72 पे ही रुक गया। यानी कि जो टाइम डिफरेंस आया ना, ये टाइम डिफरेंस इसी की वजह से आया। आपको यहां से सिर्फ ये चित्र नहीं बनाना एग्जाम में, आपको सीधा लिखना है कि ये 12 मिनट का डिफरेंस आया ना, ये कहाँ से आया, ये हमारे पास आए 18 किलोमीटर की डिस्टेंस, 18 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है ना। आपको सीधा लिखना सीखना है ये, है ना। जब आप ये सीधा लिखना सीखोगे तब मानना कि भाई हमसे ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट आते हैं। तो हम अब अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है, 1 सेकेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है, ए बी एंड सी इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, द टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 3 lakhs। ओके, बी इन्वेस्टेड 50,000 मोर देन ए, एंड सी इन्वेस्टेड रुपीज 25,000 लेस देन बी। हमने जब पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बताता हूँ वहां पे कि सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट हैं। प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट, जिसका इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा, जिसका टाइम जितना ज्यादा उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा। तो यानी कि प्रॉफिट इज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यानी कि यदि मैं ए बी और सी का यदि प्रॉफिट का यदि रेशियो लिखूं, तो मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ही तो रेशियो होगा। भाई तीनों ने जब एक ईयर के बाद ही, तो मेरे पास कितना आ रहा है, 14,400। यानी कि टाइम तो हमारे पास सेम है, तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। यानी कि यदि मैं इसका एक्स मान लूं, तो मेरे पास यहाँ पे कितना दे रखा है, एक्स प्लस में 50,000, एक्स प्लस में 50,000, और ये 25,000 लेस है बी से सी का, तो मेरे पास ये एक्स प्लस में 25,000 है, एक्स प्लस में 25,000। यानी कि मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, मेरे पास है ना जो 3x प्लस में 75,000 की वैल्यू ही मेरे पास 3 लाख दी हुई है, 3 लाख दी हुई है ना। यानी कि यदि मेरे पास यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूं, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 75,000 की तो आ जाएगी, 75,000। तो मेरे पास यहाँ से यदि मैं सीधा सीधा यदि रेशियो लिखूं, तो मेरे पास 75, 125, और ये मेरे पास हो जाएगा कितना, 100। यानी कि यदि मैं रेशियो निकालूं, तो 3:5:4 आ रहा है, 3:5:4। ठीक है। आप यदि वीडियो को दोबारा देखो अच्छे से, आपको समझ में आएगा। क्यों भाई, अब मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं सीधा सीधा कि भाई इसको 75,000 घटाऊंगा, फिर 225,000 आएगा, 225,000 को सॉरी 225,000 आएगा, फिर उसको 3 से डिवाइड करूंगा, फिर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू 75,000 लाऊंगा। तो भाई ये करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी बारे की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, इसी बारे की वैल्यू मेरे को 14,400 दी हुई है, यानी कि 1200 टाइम्स, 1200 टाइम। तो मेरे को सी का शेयर निकालना था, सी का शेयर कितना आ गया मेरे पास, 4800। यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन 4 के मल्टीपल है। The line graph below shows that the number of students and the number of boys as percentage of total number of students in 6 different schools. Find the average number of boys in B and C. ठीक है, तो हमारे पास जो बी एंड सी में निकालना था, तो देखो 320 का 50% बॉयज है, यानी कि 160 बॉयज है, 160 बॉयज है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से सी में निकालना था, तो 280 का 75% कितना हो जाएगा, 280 का 3/4, यानी कि 70 प्लस में 70 इंटू 3, यानी कि 210। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 210 प्लस में 160 कितना हो जाएगा, मेरे पास 370 हो जाएगा, 370/2, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 185। हमारे पास जो 170 की वैल्यू होती है वो 85 होती है ना। 170 को यदि 2 से डिवाइड करें, तो मेरे पास 85 आता है। भाई ये कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन मैंने कभी पहले नहीं करा है क्वेश्चन, तो कभी पहले नहीं करा है, पहले करूंगा तो मतलब मैं इतना देखता हूँ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, मतलब यही मेथड मैं लगाऊंगा इसमें। ऐसे ज्यादा मेरे को थोड़ी पता है, आपको कैलकुलेशन तो भाई ये कैलकुलेशन तो है ही, कैलकुलेशन तो आपको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी आपको अच्छे से। ठीक है,
अब ये मेरे पास दोबारा से डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। यहाँ पे दिया हुआ है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस फॉल्टी वेट 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, ऑल्सो अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस। 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो 10 की जगह 11 का वो कर रहा है प्रॉफिट। तो यानी कि देखो, 20 से 20 कट गई मेरे पास, 10 से 10 कट गया, यानी कि 9 की चीज को 11 में बेच रहा है। 2 का प्रॉफिट है 9 पे, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे को? 22.22%। 1/9 11.11। ये तो हो गया जिन पे बहुत अच्छे से आता है, मतलब जिन्हें 6 से 7 सेकंड करना जानते हैं क्वेश्चन को। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं महानुभाव जिनको, भाई ये बताओ कि आपने लिखा कैसे, आपने सीधा लिखा कैसे? हमारा तो गलत भी हो सकता है भाई ऐसे। तो गलत मत करो आप भाई, क्वेश्चन को सही करो। मेरे पास उसने खरीदा तो शॉपकीपर ने 1000 ग्राम था, और 1000 ग्राम की सीपी कितनी थी उसके पास? 1000 ग्राम की सीपी थी उसके पास 10 रुपए। तो जब वो 900 ग्राम दे रहा है उसको एक्चुअल में, तो 900 ग्राम की सीपी निकालने पहले अपन, 900 ग्राम की सीपी निकाल ले, तो 900 ग्राम की सीपी कितनी आ जाएगी? 9 रुपीज। लेकिन उसी की एसपी मेरे पास कितनी है? एसपी तो मेरे पास 11 रुपीज है ना, 10 से 11 में बेच रहा है ना। तो 10 से 11 में बेच रहा है, तो मेरे पास 2 का प्रॉफिट है 9 पे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 22.22%। अच्छा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, 20वां क्वेश्चन। राजन ट्रेवल्ड 30% ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस विद a स्पीड ऑफ 0.6 x किलोमीटर पर आवर, and the remaining distance with a speed of 0.4 x kilometer per hour. If the total distance traveled by Rajan was 600 kilometer and the total time was taken was 109 by 3 hours, then what is the value of 0.45x? 0.45x यानी कि 0.9 इंटू में 0.5, 0.9 इंटू में 0.5। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली, तो मेरे पास 9 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 और 5 का मल्टीपल देखो, मेरे पास यही ऑप्शन सा मिल रहा है। ये मेरे पास 9 का मल्टीपल है, 5 का नहीं है। ये मेरे पास 5 का है, 9 का नहीं है। ये मेरे पास 5 का है, 9 का नहीं है। आप चेक करके देख लो, 5 और 2 7, 7 और 1 8 नहीं है। और ये मेरे पास 5 6 और 9 नहीं है ये भी। तो हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन कितने में आ गया था? 4 से 5 सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में आ गया था। लेकिन हमको कर तो दो, करके तो बता दो सर, कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो करके बता रहे हैं भाई, सब्र तो रखो। मेरे पास यहाँ पे कितना दे रखा है? 600 किलोमीटर दे रखा है। हम यहाँ पे, मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला था तो 600 का 30%, यानी कि उसने कितना, 180 किलोमीटर कितने से चलाया उसने? x किलोमीटर पर आवर से, 180 अपॉन में x, यानी कि टोटल टाइम तो इतना ही लिया होगा ना, t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, यानी कि 180 किलोमीटर चलने में उसने इतना टाइम लिया था। ठीक है। अब मेरे पास बच कितनी गई? 420 बच गई। 420 का 40% मैंने निकाला, तो 420 का 10% 42, और 42 गुना 4 करा, तो मैंने 42 गुना 2 करा 84, 84 का दोना। तो मेरे पास कितना आ गया? 168। और 168 किलोमीटर की दूरी तय करी इसने 0.6 एक्स से, 0.6 एक्स प्लस में। अब मेरे पास 168 के बाद कितनी दूरी रह गई? 168 और 180 कितना हो गया मेरे पास? यानी कि मेरे पास टोटली डिस्टेंस कितनी बची? अब 252 बची, और 252 की चीज को मैंने 0.4 एक्स से करा है। इसी की वैल्यू मेरे को 109/3 दे रखी है। इसी की वैल्यू मेरे को 109/3 दे रखी है। भाई आप एलिगेशन, ट्रिपल एलिगेशन लगाओगे? आप ट्रिपल एलिगेशन लगाने की सोच रहे होगे इसमें? तो ट्रिपल एलिगेशन लगाओगे तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता था। मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई, ट्रिपल एलिगेशन से जब भी क्वेश्चन करो ना, तो 100% चांसेस नहीं है कि आपका आंसर सही ही आए। क्योंकि भाई जो ट्रिपल एलिगेशन से जब कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, तो एग्जामिनर कहीं भी फंसा सकता है आपको। ठीक है, एग्जामिनर कहीं भी फंसा सकता है आपको ट्रिपल एलिगेशन। तो ट्रिपल एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो मतलब थोड़ा ऐसा भी है कि भाई आपको किसी आंसर पे पहुंचा सकता है या फिर नहीं भी पहुंचा सकता। ठीक है, तो उसके लिए बीवेयर योरसेल्फ। ठीक है। तो मेरे पास ये कितना है? 180 अपॉन में एक्स है। और ये मेरे पास कितना है? ये मेरे पास है, यदि मैं 1680 बन रहा है, 1680, और 1680 को 6 से डिवाइड करा, तो मेरे पास ये कितना बन रहा है? 280 अपॉन में एक्स प्लस में। ये मेरे पास 2520 अपॉन में 4 एक्स है, 2520 अपॉन में 4 एक्स, यानी कि 4 की 24 और 4 4 की 24, 4 की 12, यानी कि 630 अपॉन में एक्स की वैल्यू ही मेरे पास 109/3 है। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9, और ये मेरे पास 1060, 1090, यानी कि मेरे पास 10 अपॉन में 3 एक्स की वैल्यू ही मेरे पास कितनी है? 1 अपॉन एक्स।
एक्स से एक्स कट गया, यानी कि एक्स, सॉरी मतलब 3 से 3 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 जो है किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मेरे पास जब एक्स की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो मेरे पास यहाँ से कितनी आनी है, मेरे को 0.45 एक्स की निकालनी है ना। जी सॉरी, ये 30 आएगा ना मेरे पास। 1 सेकेंड। हाँ, ये मेरे पास एक्स है ना, मतलब एक्स की वैल्यू 30 आएगी मेरे पास। ठीक है, एक्स की वैल्यू 30। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब 30 आ गई मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, 13.5। ठीक है, in an election contested between A and B, 60% of the votes were received by A and 90% of the voters were received by B. 90% of the remaining करो भाई इसको, 90% of the remaining करो, 90% of the remaining votes। ठीक है, रिमेनिंग वोट्स। तो यानी कि देखो, ए को 60 मिल गया, और बी को कितना मिला है, बी को 40 का 90% यानी कि 36 मिल गया। और डिक्लेयर्ड इनवैलिड कितने हो गए, इनवैलिड इनवैलिड 4 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बॉन द इलेक्शंस बाय 720 वोट्स, यानी कि 24 है, और 24 की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 720 दी हुई है, तो मेरे पास एक की वैल्यू 30 है। यहाँ पे हम ऑप्शंस इसलिए चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो है हमारे पास देखो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 9 का मल्टीपल देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4 के मल्टीपल दोनों तीनों हैं हमारे पास, चारों हैं। तो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन तो यूं नहीं लग सकता ना, लेकिन 9 का मल्टीपल देके ये ऑप्शन काट सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन मल्टीपल देखने की जरूरत कहाँ पड़ी, हमारे पास सीधा सीधा 1080 आ गया ना आंसर ही। आंसर ही हमारे पास 1080 आ गया। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर रुपीज 440 कैश, और फॉर 200 डाउन पेमेंट टुगेदर विद 244 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इफ रेट इज कैलकुलेटेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे पास देखो, यहाँ पे जब उसने 200 डाउन पेमेंट कर दिया, तो उसको बाद में चुकाना कितना था, 240 चुकाना था, लेकिन एक मंथ में ही चुकाना है उसका, तो यानी कि एक मंथ में ब्याज उसने 4 का दिया है 240 पे, तो यानी कि हम यहाँ से सीधा सीधा ही निकाल सकते हैं ना। सीधा सीधा ही मेरे पास कितना आ जाएगा, ये तो ये मेरे पास सीधा आ जाएगा 400 अपॉन में 240, यानी कि 1 सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पास ये 16.66% ही तो आ जाएगा, 1/6 ही तो है, 1/6 यानी कि 16.66%। ठीक है। ठीक है, ये मेरे को एक मंथ का ही चुकाना था, इस वजह से मैंने सीधा सीधा 4/240 ही कर दिया, 4/240 ही कर दिया ना। ठीक है, अब मेरे पास 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन में देयर आर टू ड्रम्स ईच कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ पेंट्स ए एंड बी। इन ड्रम वन, ए एंड बी आर इन रेशियो। द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम वन एंड ड्रम टू आर मिक्सड इन 3:4, and in this final mixture A and B is the ratio 13:7। तो मैं यहाँ पे देखो, हमारे को जो मिक्सचर टू में लगाना है ना, ऐसा यदि कोई कॉन्सेप्ट आए, तो भाई देखो मैं किसी भी एक पेंट पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, किसी भी एक पेंट पे मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, एलिगेशन ऑन ए लगा रहा हूँ किसी। ठीक है, यदि हम ड्रम वन में देखें, ड्रम वन और ड्रम टू, ड्रम वन में जो है ए कितना है, ड्रम वन में ए की मात्रा है 18/25, और ड्रम टू की हमको निकालनी है ना। लेकिन पूरा जो जब हमने मिलाया तो वो 13/20 है, और हमने कितने में मिलाया था, वो कितने में मिलाया था, हमने 3:4 में मिलाया था, 3:4 में मिलाया था। ठीक है, जब ये हमने 3:4 में मिलाया था, तो अब हम यहाँ से सीधा सीधा नहीं कर सकते। देखो इसको मैं पहले ही आपको सेम करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने सेम करने के लिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 20 से गुना कर रहा हूँ, तो 20 से गुना करने के बाद 360 अपन में 500, और ये मेरे पास यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, तो 325 अपन में 500, 325 अपन में 500, यानी कि मेरे पास यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 35/500, यानी कि 4 की वैल्यू मेरे पास 35/500 है, 4 की वैल्यू मेरे पास 35/500 है। तो मैं यहाँ से एक की वैल्यू नहीं निकाल सकता, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 35/2000, 35/2000। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105/2000, 105/2000, है ना। जब ये 105/2000 है ना, और हमको यहाँ पे जब ये कम था, तो ये हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, ये इससे ज्यादा होना चाहिए ना हमारे पास, ये हमारे पास इससे ज्यादा ही तो होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जब ये इससे ज्यादा होगा, तो हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 420/2000, 420/2000। अब कर लेना आराम से, ए और बी का अनुपात निकाल लेना।
ये हमारे पास एक ही मात्रा पे एलिगेशन लगाया था हमने, एक ही मात्रा पे एलिगेशन लगाया था मेरे पास, सॉरी, ये मेरे पास कितना आ रहा है, 430 आ रहा है भाई, 430 आ रहा है। ये एलिगेशन लगा के हमने इतना कर लिया। आप ए और बी का रेशियो निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ए और बी का रेशियो तो निकाल लोगे ना भाई, अब ए और बी का रेशियो तो निकाल लोगे। ए और बी का रेशियो यहाँ से कोई भी ऑप्शन आपका मैच करवा लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है मेरे पास, 0 थीटा, ठीक है, इफ एंड कॉट थीटा की वैल्यू मेरे को इतनी दी हुई है, देन कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो मैं यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू सीधा नहीं लिख सकता, कॉट थीटा की वैल्यू अंडर रूट में 20 कॉस थीटा ही तो आई। भाई ये हमारे पास कितने तक जा रहा है ये मेरे को नहीं पता है ना, ये मेरे को नहीं पता है। यदि मैं इसको 20 सॉरी 20 माइनस में इसको, यदि हमारे पास कितने तक जा रहा है मेरे को यही नहीं पता है, तो मैं इसकी जगह भी तो कॉट थीटा लिख सकता हूँ, हमारे पास तब भी तो अनंत ही है ना ये। तो मैं यहाँ पे कितना देख पाया, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से 20 माइनस में कॉट थीटा, ठीक है। तो मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 20 प्लस में कॉट थीटा की वैल्यू मेरे पास 0 है। यानी कि मैं यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 5 कॉट थीटा माइनस में 4 कॉट थीटा माइनस में 20 की वैल्यू मेरे पास 0 है। तो मेरे पास यहाँ से एक तो कॉट थीटा की वैल्यू 5 आ गई, -5 आ गई, और एक कॉट थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। हमको माइनस वाला कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में ही तो है। तो हमारा कॉट थीटा की वैल्यू 4 आ गई, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर की 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर, यानी कि 17/16, 17/16, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि मैंने शायद वहां पे गलत कर दिया था क्वेश्चन, जब मैंने ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था ना डे टू वीडियो में, तो मैंने शायद गलत कर दिया था वहां पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अब ध्यान से देखना, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो मेरे पास देखो यहाँ से सीधा बताओ हमको ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल एंड अ सेमी सर्कल विद एस आर एस डायमीटर इज ड्रॉन। A circle is drawn as shown in the figure. QR is equal to 7 centimeter. Then what is the radius of smaller circle? तो मेरे पास जब स्मॉलर सर्कल की रेडियस निकालनी है, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर यदि डिफाइन करूँ तो सेंटर से इसको मिलाऊंगा मैं परिधि को, तो मेरे पास ये कितना है, ये इसी के बराबर है। तो हम मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, इसकी रेडियस भी मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, पूरा मेरे पास है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो मैं अब यहां से जब इसकी रेडियस को डिफाइन करने के लिए मैंने पहले इसका सेंटर माना, और सेंटर से यदि मैंने इसको मिलाया तो मेरे पास ये रेडियस हो गई। रेडियस से यदि मैं यहां तक और खींच दूं तो मेरे पास ये पूरा 7 प्लस आर है, ये पूरा 7 प्लस आर है, ठीक है, ये 7 प्लस आर है। और जब ये 7 प्लस आर है ना, तो मैं यदि यहां से इसको और ऐड कर दूं, इसको और ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन कट गया, ये वाला पोर्शन कट गया, यानी कि यहां से यहां तक ये मेरे पास कितना है, यहां से यहां तक ये मेरे पास कितना बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है 7 - R, 7 - R। और यदि ये 7 - R है, यदि यहाँ तक पूरा 7 था, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, ये यहाँ से यहाँ तक भी मेरे पास 7 - R बचा, 7 - R बचा। तो मैं यहाँ से अब कितना देख पा रहा हूँ, मैं पाइथागोरस लगाता हूँ सीधा सीधा, और पाइथागोरस लगाते ही मैं सीधा सीधा आंसर पाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 49 प्लस में आर स्क्वायर प्लस में 14 आर की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी कितनी आ जाएगी, 2 × में 49 माइनस में 14 आर, ठीक है, प्लस में ये मेरे पास आर स्क्वायर है ना। तो यहां से यदि मैं देखूं तो मेरे पास देखो आर स्क्वायर, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, देखो आर स्क्वायर माइनस में 28 और माइनस में 14 इधर से जाएगा, तो माइनस में 42 आर, और ये 49 है और ये हमारे पास 98 है, यानी कि हमारे पास 49 बच गया इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू कितने निकाल सकते हैं, 42 प्लस माइनस अंडर रूट में 42 का स्क्वायर 1764, 1764 माइनस में एबीसी होता है ना भाई, माइनस में एबीसी तो होता है, माइनस में हम 4 ए सी करेंगे। तो माइनस में जब 4 AC करा तो मेरे पास यहाँ से 49 दूनी यानी कि 196 आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में ये कितना हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर यानी कि 2। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21 प्लस माइनस अंडर रूट में ये मेरे को कितना लेना है, 1764 में से 200 जाते हैं तो मेरे पास 1564 आ जाएगा, लेकिन 1568 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं देखूं तो मेरे पास देखो 21 प्लस माइनस, ये मेरे पास 2 से ही काट के लिखना है, 2 से यदि मैं काटूंगा तो मेरे पास देखो ये कितना बन रहा है, ये मेरे पास 784 इंटू में 2 है, 784 इंटू में, और 784 कितना रहता है, 784 28 का, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 21 प्लस माइनस 14 √2, ठीक है। अब मेरे पास यदि मैं √2 को प्लस में लूंगा तो मेरे पास देखो ये तो मेरे पास किस में चला जाएगा, ये मेरे पास किस में चला जाएगा, यदि मैं 21 प्लस में 14 √2 करूंगा इसको, तो मेरे पास 21 प्लस में 14 √2 तो बहुत बड़ा ऑप्शन हो गया, तो मेरे पास प्लस वाला कंसीडर नहीं होगा,
नहीं होगा। हम यहाँ के यदि रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो हमारे पास 21 से बड़ा, 21 7 से बड़ा आ सकता है क्या भाई? 7 से बड़ा आ ही नहीं सकता। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है ना, वो कंसिडर क्या होगी हमारे पास, 21 माइनस में 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है ना। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है इस चीज का, है ना। ये मेरे पास देखो ए एंड बी का रेशियो यहाँ पे दे रखा था, है ना। एंड द मिक्सचर ऑफ 1 and 2 आर मिक्सड इन द रेशियो 3:4। यहाँ पे मेरे को कितना दिया हो, ए एंड बी इन द रेशियो, तेरे रेशियो 20 हो जाएगा ये, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई करके मैंने इतना लिख दिया था, है ना। और यहाँ पे यदि मैंने 20 का मल्टीप्लाई करके इतना लिख दिया था, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा था, यहाँ से मेरे पास 35/500 आ रहा था। 35/500 का मैंने किससे कर दिया, एक की वैल्यू निकाली मैंने, यहाँ पे 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 3 की वैल्यू इसमें जोड़ के रख देंगे। 3 की वैल्यू को इसमें जोड़ के रखना है हमको। तो मेरे पास यहाँ पे भी 4 से तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, यहाँ पे मेरे पास 4 से मल्टीप्लाई तो होना चाहिए। सॉरी, यदि मैंने यहीं पे गलती कर दी थी, और मैंने आपसे यही इस वजह से ही थोड़ा, 1 सेकेंड मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको, है ना। देखो मेरे पास देखो यहाँ पे 105/200 आ गया, है ना। और ये मेरे पास देखो 100, ये 325 है, यानी कि यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1200, 1300/2000 आएगा ये 1300/2000 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से अब ये घट के आया था मेरे पास, ये घट के आया था मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ से कितना बैठेगा, ये मेरे पास 1405/2000 बैठेगा। 1405/2000, यानी कि ए की मात्रा 1405 है, बी की मात्रा इतनी हो जाएगी। तो मेरे पास अब यहाँ से सीधा सीधा आप तो ऑप्शन आ जाएगा ना आपके पास 1405 रेशियो में, इसको कितना लिख सकते हो आप, 95, यानी कि 595। और 595 किसका मल्टीपल होता है, 163 इंटू में 5 करके देखो, 5 और यानी कि 1, यानी कि हमारे पास ये तो ऑप्शन नहीं है। मेरे पास 495 आना चाहिए, 595 आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन हो गया ना, है ना। तो आपने आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही होंगे, है ना। मैंने एलिगेशन लगा दिया, किसी भी दूसरे बी पे एलिगेशन लगा के देख लेना आप, भाई ए पे ही क्यों लगाया, तो आप बी पे लगा के देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम ऐसी ही सीरीज करते हैं इस चीज पे, और आप जो है हमारे एक रिलीवेंट मॉक्स एसएससी नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। उस चैनल पे हम क्या क्या करते हैं, उस चैनल पे मैंने प्रैक्टिस शीट्स अपलोड करे हुए हैं। प्रैक्टिस शीट्स मतलब यही प्रैक्टिस शीट्स मैंने अपलोड कर रहे हैं, रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से है वो टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है। तो आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो आराम से, है ना। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे जो है ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में बने रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें जो सारे कॉन्सेप्ट करे हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, आपको वो सीरीज करने के बाद ज्योमेट्री में मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे रहेंगे जो आपको अच्छे से आ जाएंगे, दावा है मेरा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।